अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद इसका फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में। डिटेल में जानेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेस होता क्या है। आइए स्टार्ट करें बिना डिले किए हुए। बेसिक लाइफ प्रोसेस होता क्या है। अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ये एसेंशियल फंक्शन के अंतर्गत आता है या एसेंशियल एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जरूरी होता है किसी लिए उस पर्टिकुलर को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, या उस ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए ये एक्टिविटी या ये फंक्शन बहुत जरूरी होता है। ये फंक्शन क्यों होता है? ताकि बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन किया जा सके। ठीक है, और ये उस पर्टिकुलर की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मेडिकल टर्म में अगर हम जाने तो इंटरनल इन्वायरमेंट के मेंटेन करने को होम्योस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। ठीक है, आइए देख लें कौन कौन सा इसमें आता है। पहला है हमारा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या है कि यहाँ पे केमिकल अल्ट्रेशन, आप दूसरे वर्ड में कह सकते हैं केमिकल अल्ट्रेशन या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें कुछ रिएक्शंस आकर होती हैं जिसके थ्रू सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होते हैं उसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है बिल्डिंग अप मॉलिक्यूल्स, मतलब कई मॉलिक्यूल्स मिलके और कॉम्प्लेक्स जटिल मॉलिक्यूल बनाते हैं। वहीं पे कैटाबॉलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो ये तोड़ने का काम करते हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रेकिंग डाउन मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है। और ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं किसी भी लिविंग थिंग को सरवाइव करने के लिए। ठीक है, अब ये जब रिएक्शंस होती हैं तो फिर क्या होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, वो जो न्यूट्रिएंट्स हमने फूड के थ्रू लिया है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि इसी न्यूट्रिएंट्स का ही ब्रेकडाउन और इसी का फिर आगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, कुछ एसेंशियल मॉलिक्यूल की जो आवश्यकता पड़ती है जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो वो एसेंशियल मॉलिक्यूल क्या होते हैं? सिंथेसाइज होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा बेसिक लाइफ का पहला प्रोसेस है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म। दूसरा अगर हम देख लें न्यूट्रिशन, यहाँ लिखा हुआ है। अब न्यूट्रिशन से क्या समझते हैं आप जो भी चीज इंटेक करते हैं, लाइक फूड आपने इंटेक किया, अब उसमें बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होते हैं। जब तक वो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक वो प्रॉपर वे में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, पहले आप इंजेक्शन करते हैं, कोई चीज आपने इंटेक किया, इंटेक करने के बाद आपके स्टोमक में गया, वहां पे क्या होता है? डाइजेशन प्रोसेस होती है। डाइजेशन के बाद अब वो फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया है, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, मतलब उसका कैटाबॉलिज्म हुआ है, अगर आम बात ऐसे समझे। तो अब क्या होगा, वो जो सिंपल में माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुए हैं तो अब उसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो वो फूड से जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं आपके इंटेस्टाइन वगैरह से। बाकी जो रिमेनिंग प्रोडक्ट हैं उसे हम वेस्ट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होते हैं, तो वो हमारे क्या होता है? बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट स्टूल के माध्यम से एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट देख लें, रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या होता है? रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं, ये कैसा प्रोसेस है? इसमें इन्वायरमेंट से हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं और अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। जब भी हम रिस्पायरेशन करते हैं, इनहेल और एक्सहेल प्रोसेस करते हैं, इनहेल के दौरान आप ऑक्सीजन इंटेक करते हो और एक्सहेल जब करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ने का काम करते हो। अब ये क्यों जरूरी है ऑक्सीजन? तो जैसे आपका ग्लूकोज न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कब होगा? ग्लूकोज का मेटाबोलाइज कब होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है। दो टाइप से यहाँ पे प्रोसेस होती है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया होती है जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और एनारोबिक क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही जरूरी नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। और भी सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन के लिए ऑक्सीजन बहुत मायने रखता है। ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हुआ है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अगला है हमारा सर्कुलेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, वेस्ट प्रोडक्ट, इन सबको क्या करता है
ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। अब ऑक्सीजन को लंग से लेता है ये और पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराता है। वहीं पे न्यूट्रिएंट्स को हम जो भी चीज़ खाते हैं वहाँ से वो ऑब्जॉर्व होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुँचता है, तो वहाँ से वो लेता है और पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को पहुँचाने का काम करता है। ऐसे ही हार्मोन जो हमारी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं वो कहाँ पहुँचते हैं, सर्कुलेशन में पहुँचते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और जब वहाँ से पहुँचते हैं तो पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हैं। वहीं पे जो हमारी सेल्स हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, अब वो गैसियस फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में हो। तो ये क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचता है और वहां से होता हुआ वो एलिमेंट्री के थ्रू बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाता है। अब वो चाहे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए, चाहे आपके स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाए। ठीक है, अगला देख लें। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करते हैं तो जो अभी हमने बात की कि मेटाबॉलिक जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं, टॉक्सिन जो जनरेट हो रहे हैं, उसको एक्सक्रीट आउट करना, ठीक है, रिमूव करना, बॉडी से बाहर निकालना। अब इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल आपका यूरिनरी सिस्टम। इसमें मेजर जो होता है वो आपका किडनी होता है, जो कि आपके ब्लड को फिल्टर करता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन के माध्यम से क्या करता है, बॉडी के बाहर निकालने का काम करता है। अगला प्रोसेस है आपका रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई क्या होता है, कोई भी चीज है जो कि इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर, जब ये इम्पैक्ट डालता है हमारी सेल पे तो क्या होता है, हमारी सेल उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स देती है। अब उस सेल में जैसे नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, अगर कोई भी स्टिमुलाई इस पे ऐड किया, चाहे एक्सटर्नली चाहे इंटरनली, तो वो क्या करते हैं, वो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स शो करते हैं थ्रू द नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन उस स्टिमुलाई को रिसीव करेगा और मैसेज को कन्वे कराता है कहाँ पे, आपके सीएनएस में। सीएनएस उस मैसेज को रीड आउट करता है और जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स शो करना होता है फिर वो रिस्पॉन्स वो शो कराता है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन का एक जरिया भी है। अगला देखें, रिप्रोडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये इंडिविजुअल सर्वाइव के लिए नहीं है, बट अगर हम पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करें, ठीक है, तो उसके सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी स्पीसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के थ्रू वो पर्टिकुलर स्पीसीज सर्वाइव कर सकती है। अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस ना हो तो वो स्पीसीज विलुप्त हो जाएगी। आगे है आपका ग्रोथ। तो ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रोसेस। अगर हम बात करें, आपकी जो सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, जो भी है, उसकी साइज इंक्रीज होती है और वो मोर कॉम्प्लेक्स होता जाता है। अब ये कैसे होता है ये प्रोसेस, तो ये सेल डिवीजन के माध्यम से, टिश्यू डेवलपमेंट के माध्यम से होता है। अगला है आपका होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जैसा कि अभी स्टार्टिंग में बताया क्या होता है कि बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कहते हैं, मतलब वो स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाता है, उसे ही कहते हैं हम क्या, होम्योस्टेसिस। अब चाहे बॉडी के बाहर कोई भी चेंजेस आए, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आए, हमारी बॉडी पे असर नहीं पड़ेगा। होम्योस्टेसिस के माध्यम से हमारी बॉडी अपने अंदर के इन्वायरमेंट को स्टेबल किए रखती है। जैसे एग्जांपल तौर पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर, तो इसके माध्यम से टेम्परेचर रेगुलेट होता है। पीएच का बैलेंस, ठीक है, हमारी बॉडी में जो पीएच है, ब्लड में का जो पीएच है, इन सारे का पीएच मेंटेन करने का काम करता है थ्रू द होम्योस्टेसिस। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल, इसको भी रेगुलेट कराने का काम करता है। अगला पॉइंट, मूवमेंट। अब ये मूवमेंट दो टाइप की होती हैं, एक वॉलेंट्री मूवमेंट होती है, एक इनवॉलेंट्री। ऐसे समझे, वॉलेंट्री मूवमेंट जो हमारी विल पे मूव करे और इनवॉलेंट्री जो हमारी विल पे मूव ना करे। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की मसल्स होती हैं। तो स्केलेटल जो मसल होती है वो वॉलेंट्री मूवमेंट शो करती है, मतलब हम जब चाहते हैं अपना हाथ पैर हिला लेते हैं, तो वो जो मसल मूव कर रही होती है वो कौन सी होती है, आपकी स्केलेटल मसल या वॉलेंट्री मसल भी हम उससे कह सकते हैं। और इनवॉलेंट्री मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ऐसी मसल या ऐसा मूवमेंट जो हमारे विल पे नहीं होता है, जैसे हमारी कार्डियक मसल है, हार्ट वाली जो मसल है, तो वो हमारे विल पे मूव नहीं करती है। उसको जो मूव कराने का काम करता है डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उसमें से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, कुछ हार्मोन्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, तो ये मूवमेंट हो गया। ये था आपका बेसिक लाइफ प्रोसेस। और भी